silent? Hello everyone, very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस एंड इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं. Thank you for liking these lectures. Thank you for giving such nice comments and do let me know आज comment section में कि आपको ये lecture कैसा लगा. आपके feedback मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन एंड दीज आर दी आर्टिकल्स जो आपके सामने हैं जो हमें कवर करने हैं एंड विल टेक इट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. आई वुड से मेंस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. राइट, चर्चा का विषय भी है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है. अब फर्दर मैटर आपके पास पहला है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जीएस पेपर 3. एनीबडी कैन लिंक इट. अगर आपने सिलेबस याद कर लिया है तो आपको पता है कि जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से कंजर्वेशन सेक्शन से ये आर्टिकल लिंक करता है. मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. मैं आपको एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के बारे में जब आगे बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि जब हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्लाइमेट फाइनेंसिंग की. सो व्हाई देयर इज अर्जेंट नीड फॉर रीवैम्पिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग? क्यों है? वी नीड टू प्रमोट एडॉप्टेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंजेस. तो ये रिपोर्ट क्या है, इसके हाइलाइट्स क्या हैं, ये रिपोर्ट क्या पब्लिश कर रही है? आपसे प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है और आपके लिए मेंस से भी सवाल बन सकता है विदाउट अ डाउट. 2016, 2018 आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखो, यूपीएससी ने पूछा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर मीटिंग, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. 2021 का मेंस का पेपर लो, व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया इन कॉन्फ्रेंस एक्स वाई जेड, कोई भी होती है, व्हाट आर द मेजर आउटकम्स ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस हो, रिपोर्ट्स हो, ये सब मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और इक्वली प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. इसको इन डिटेल देखेंगे. देन यू हैव इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे, जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस की बात करूँगी, वो आप उसको लिंक कर सकते हो जीएस पेपर 2 से, और जीएस पेपर 3 के कंजर्वेशन टॉपिक से इंपॉर्टेंट है. ये तो सबको पता ही है. प्रीलिम्स के लिए मतलब मेंस के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पता होना, उनके फंक्शंस पता होना, फंक्शन से यूपीएससी सवाल पूछ सकती है प्रीलिम्स में भी. कब होता है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? स्टैटिक में पढ़ा है, पढ़ रहे हो? एनवायरनमेंट क्या रेफर करते हो? जो भी रेफर करते हो हर जगह है ये, तो वो टेंशन नहीं लेना मैं ये रेफर कर रहा हूँ, मैं वो रेफर कर रहा हूँ. आप कुछ भी करो, बस उस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, क्योंकि हर एक किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक में बहुत ही डिटेल मैनर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती ही हैं. थोड़ी सी सर्फिंग आप भी कर सकते हो वाया गूगल जी, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि उस चीज़ को बार बार पढ़ो. स्टैटिक और करंट आपस में लिंक्ड ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है ये. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. दोनों तरीके से हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे. एंड देन यू हैव इंटरनेशनल सोलर अलायंस. व्हाई दिस इज इन न्यूज़, विल टेक इट अप, एवरीथिंग अबाउट इट. एंड जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी. तो आज का आर्टिकल सेशन पूरा प्रीलिम्स मेंस हर एक तरीके से इंपॉर्टेंट है. स्नेक वेनम एट रेव पार्टीज. हाल फिलहाल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में है. ये एक वैसे जो चर्चा विषय होता है वो पर्पल कलर में मैं रखती हूँ. ये एक चर्चा का विषय है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्नेक वेनम के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से उसका यूज़ हो रहा है, रेव पार्टीज़ क्या होती हैं, और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर आपने देखा होगा, एल्विश यादव, बिग बॉस ओटीटी के विनर भी रहे हैं, एंड ही वॉज along with 5 arrested by the Noida police. He was basically charged under it, आप ऐसे बोल सकते हो, मैं सिंपल टर्म्स में बताऊँ. So there is a case that involves the YouTuber Elvish Yadav being investigated. हालांकि मैं पूरी अभी आपको ये खबर बताऊंगी ही सही क्या है. हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि चर्चा में क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए. दूसरी बात,
कि ये स्नेक वेनम का रेव पार्टी से क्या लेना देना है, क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, ये सब पता होना चाहिए. सो आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन. वो तो कर ही चुकी हूँ. कहने का मतलब है आर्टिकल स्टार्ट कर रही हूँ अब, और दिस इज़ हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग. सेशंस अच्छे लगते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना योर फीडबैक, एंड डू लाइक दीज लेक्चर्स ऑल्सो. चलिए, मैं लाइन्स नहीं पढ़ूंगी, सिंपल टर्म्स में आपको समझाती हूँ कि हुआ क्या है. तो ये केस इन्वॉल्व करता है, जैसे मैं बता रही थी, बहुत ही एक फेमस यूट्यूबर है, मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी उनकी, एल्विश यादव उनका नाम है, एंड ही इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द नोएडा पुलिस. क्यों? क्योंकि उन पे एलिगेशंस हैं दैट ही यूज स्नेक वेनम एट रेव पार्टीज. तो ये इसको थोड़ा सा होल्ड में रखना कि स्नेक वेनम का रेव पार्टी से क्या लिंक्ड है, रेव पार्टीज क्या होती हैं. Police said the arrest was made from a banquet hall in Noida sector 51 and following a tip off from People for Animals. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है फॉर एनिमल राइट्स, एंड इट इज़ रन बाय अ लोकसभा बीजेपी एमपी मेनका गांधी. तो सबने इनका नाम सुना ही होगा. सो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पीपल फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए बहुत काम करती है. इट वर्क्स फॉर एनिमल राइट, एंड जो इनको लीड करते हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय मेनका गांधी जी. तो पुलिस सेड कि 20 ml ऑफ स्नेक वेनम, 5 कोबराज, पाइथन, 2 head snakes and a rat snake were recovered from the accused. तो हुआ क्या है, बेसिकली 5 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया फॉर सप्लाइंग स्नेक वेनम एट दीज इवेंट्स, राइट. और ये कहा गया है कि ये जो भी हुआ है, देयर वॉज अ ट्रैप दैट वॉज सेटअप. मतलब ऐसा लगा लो कि आपने फ्रॉम एन एनजीओ एक ट्रैप बिछाया गया कि आपको कॉल किया कि हमें ये चाहिए, एक पार्टी होनी है, फिर वहाँ पर वो आए, स्नेक वेनम ने से दिया और वहाँ पुलिस आ गई. सो इट वॉज अ ट्रैप. ऐसा बताया जा रहा है कि एनिमल राइट्स एनजीओ दैट इज पीपल फॉर एनिमल्स हेल्प्ड इन सेटिंग दिस ट्रैप दैट लेड टू दीज अरेस्ट. पुलिस ऑल्सो कॉन्फिस्केटेड, जैसे मैंने बताया, 9 snakes, cobras and those who were arrested. So authorities have taken the seized snake venom from testing to determine कि उसमें if it has psychoactive properties. They want to find it out if it can produce effects that are similar to party drugs when used by humans. मैं इसके बारे में पूरी आपके साथ अभी डिस्कशन करूँगी, स्नेक वेनम के बारे में जब बात करूँगी. पहले इस केस के बारे में पढ़ लेते हैं. तो एल्विश यादव ने कंसीडर किया है, मतलब तो यहाँ पर जो 5 एक्यूज थे उन्होंने बताया कि एल्विश यादव भी इन्वॉल्व है. हालांकि मैं आगे बताऊँगी, देयर इज अ वन अदर पर्सन हु ऑल्सो सेड कि उनके कनेक्शन थे. आप यहाँ पर देखो, एल्विश यादव ने ये क्लेम किया है कि ही वॉज इनोसेंट, एंड एक वीडियो में उन्होंने बताया है कि ये सारे जो भी एलिगेशन उन पर लगाए जा रहे हैं ये कम्प्लीटली बेसलेस हैं, फेक हैं, और वो यूपी पुलिस के साथ कॉपरेट करने के लिए भी तैयार हैं. एंड अगर वो कहते हैं कि अगर कोई 0.1% की अब अगर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, सो इज़ रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दी चार्जेस. लेकिन यहाँ पर मेनका गांधी ने पूरी ये जो सिचुएशन बताई है, उन्होंने यही कहा है कि फ्रीक्वेंटली स्नेक्स का यूज़ होता आ रहा है, और पाइथन्स एंड कोबरास बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं. देखो, जब आप स्नेक वेनम निकालते हो ना, तो उसके बाद जो पाइथन या कोबरा जहाँ से भी, तो बहुत खतरे की बात होती है. एज इन अगर एनिमल्स राइट्स की भी बात करें तो वो भी मर जाते हैं. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कोबराज व्हेन दे लूज देयर वेनम डाई. If somebody uses these snakes, there is a punishment of 7 years. Right? So to nab them, we set up a trap. तो एक ट्रैप रखा जहाँ पर उन्हें बोला कि हमें पार्टी करनी है और हमें स्नेक वेनम की ज़रूरत है, तो हमें मिला, वहाँ से हमने चीज़ों को पकड़ा है. ठीक है. सो अच्छा, एक चीज़ और, जस्ट अ सेकेंड. आपको ये एक्ट दिख रहा होगा, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985. तो बेसिकली इस सिचुएशन के अंदर दी इन्वॉल्विंग दिस एलिज्ड यूज ऑफ स्नेक वेनम एट रेव पार्टीज, तो दिस एक्ट जो कि डील करता है विद द पोसेशन ऑफ ड्रग्स, विद द यूज ऑफ ड्रग्स, इट हैज़ नॉट बीन अप्लाइड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर द डिसीजन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट नो ड्रग्स वर डिस्कवर्ड ऑन द स्पॉट, मतलब वेयर द इंसिडेंट अकर्ड, दैट इज वाई. राइट. तो ये बातें हैं. अब हालांकि इसमें पूरी चर्चा भी होगी आगे, काफ़ी कुछ जो भी आएगा सामने, तो विल टेक इट अप इन फर्दर लेक्चर्स. लेकिन थोड़ा सा और इसको अगर मैं इलेबोरेट करूं,
यहाँ पर एक एनजीओ के मेंबर हैं गौरव गुप्ता। देखो यहाँ पर जो 5 लोग जिनको अरेस्ट किया गया है उन्होंने बोला है कि एलविश यादव भी इन्वॉल्व थे, और यहाँ पर जो एनजीओ के मेंबर हैं एक गौरव गुप्ता फ्रॉम पीपल्स फॉर एनिमल्स ओनली फाइल्ड अ कंप्लेंट asserting that he had contacted एलविश यादव in search for the snake venom। तो उन्होंने क्लेम किया है कि जब उन्हें हमने कांटेक्ट किया तो उन्हें उनसे हमें कांटेक्ट मिला। बेसिकली कहने की बात यह है कि he claimed that this contact with एलविश यादव was related to arranging the snakes for a rave party, right? रेव पार्टी क्या है? मतलब आप ऐसा लगा लो, एक बहुत ही 12 बजे के आसपास पार्टी शुरू होती है, शाम को ख़त्म, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ख़त्म होती है, बहुत ही लाउड इमर्सिव म्यूज़िक, लाइटनिंग, कम्युनल वाइब होती है, और ये बहुत ही ऐसे फार्म हाउस डाइवर्स लोकेशंस पे होती है। पार्टी करना गलत नहीं है, बट हर चीज़ एक अपने दायरे में होती है, हर चीज़ प्रॉपर रूल्स के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है इन पार्टीज़ के अंदर, समटाइम्स जो इनकी लोकेशंस होती हैं बहुत ही ऐसे वेयर हाउसेज और यूनिक होती हैं, आप ऐसे अंडरग्राउंड टाइप्स भी लगा सकते हो, क्योंकि इन इंडिया लीगल इश्यूज अराइज ड्यू टू द ड्रग्स दैट आर यूज देयर, राइट? Rave parties have encountered legal issues. Problems arises due to the concerns about the drug use, excessive noise, safety hazards, disturbance to the public order. इसकी वजह से government has taken measures to regulate and even ban these events in some cases, ताकि जो भी इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एड्रेस किया जाए और पब्लिक सेफ्टी मेंटेन करी जाए। अब यहाँ पर स्नेक वेनम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है, जो लोग जैसे ड्रग एडिक्टेड हैं, कोकेन लेते थे, तो वहाँ पर ना स्नेक वेनम एडिक्शन है एक। जब आपको एक हाई लेवल का मतलब ऐसा होता है कि नशा चाहिए, तो स्नेक वेनम लेने से होता है। तो ये बहुत, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी इस पर्टिकुलर गलत रास्ते पर नहीं चलना है। कुछ भी करो, लेट पढ़ो, लेट सो, पार्टी भी करो, राइट, घूमो भी सही, बट हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन, एक दायरा होता है। बट वी नीड टू कंसीडर दिस। और मतलब ये एक ऐसा रास्ता है जिसके बाद मतलब आप वापस नहीं आ सकते फिर। और ये मैं लिटरली मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे जो भी कनेक्टेड हैं, यंगस्टर्स भी हैं, कि आई डोंट नो कि लोग क्यों इस रास्ते पे चले जाते हैं, किस वजह से चले जाते हैं, XYZ जो भी हो, बट येस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस है और कभी लाइफ टेकिंग भी है आगे जाके। मतलब हर गलती से आप सीख सकते हो, लेकिन ये गलती ऐसी है जो एक बार मतलब लाइफ लॉन्ग बहुत पछतावा होगा, वापसी नहीं है कोई इसके बाद। फिर रही बात स्नेक वेनम एडिक्शन की, सो इट्स व्हेन पीपल डेलिबरेटली वो स्नेक बाइट्स, मतलब वो अपने आप को स्नेक से कटवाते हैं ताकि उन्हें नशा हो, राइट, फॉर रिक्रिएशनल रीजंस। सो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ है। स्नेक वेनम हैज़ डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, राइट। आप इसको फन के लिए यूज़ कर रहे हो और एज अ ड्रग यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और एक मतलब वेनम है, जहर ही है, कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, इट कैन बी वेरी डेडली। इफ समवन कंटिन्यूज टू यूज स्नेक वेनम फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे माइट बिकम फिजिकली मेंटली डिपेंडेंट ऑन इट, बहुत से हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, राइट। इट्स नॉट कॉमन, ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस नहीं है, इट्स कंसिडर्ड हाईली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो, क्योंकि इसके अनप्रिडिक्टेबल हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। और ये इट कैन इफेक्ट डेफिनेटली पर्सनस हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये पूरा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ भी आ गया है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवेयरनेस भी जनरेट हो गई, और ये पूरी क्या चर्चा का विषय है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। मेंस के पर्सपेक्टिव से है ये आर्टिकल, मैंने आपको बता ही दिया, जीएस पेपर 2 से भी है, जीएस पेपर 3 से भी है। हम यहाँ पर बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स की। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे सेलिब्रेटेड ऑन 3rd of November. It highlights the importance of biosphere reserves in safeguarding the environment, in promoting sustainability. तो इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे हर साल होता है, 3 नवंबर को होता है, जो फोकस करता है कि बायोस्फीयर रिजर्व का एक वाइटल रोल है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करने में। इस इवेंट में मतलब इस टाइम पे यूनेस्को collaborated with Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
there was a meeting, 10th South and Central Asian Biosphere Reserve Network meeting, चेन्नई के अंदर. So it was between, you can say, the one who hosted it, who managed it, UNESCO collaborated with the ministry and National Center for Sustainable Coastal Management. Theme, Ridge to Reef, ध्यान में रखना, important है. अच्छा, वर्ल्ड बायोस्फीयर डे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है, हर साल होता है. एंड दिस डे सेलिब्रेट द रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी. 3 नवंबर को होता है. एंड yes, aims to raise the awareness, share the best practices and showcase the achievements of the world network of biosphere reserves. Biosphere reserves क्या होते हैं? अगर आपने अपने स्टैटिक में पढ़ा है तो आपको पता होगा. जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ, बट मेक श्योर कि आप अपने स्टैटिक को साथ साथ कवर करते जाएं. मैं आज बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सारी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. फीचर्स इसके, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है और साथ ही साथ क्या चैलेंजेस हैं जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिंपल टर्म्स में बायोस्फीयर रिजर्व लगाओ आप एक ऐसी साइट विद वेरियस अप्रोचेस. नाउ बायोस्फीयर रिजर्व्स आर स्पेशल एरियाज. दे आर एरियाज दैट आर डिजाइंड एज learning places for sustainable development. मतलब इसमें आप it covers different type of ecosystem, land based, marine, coastal areas. तो ये जो sites हैं, these sites aim to strike a balance between conserving biodiversity and how you can use these resources sustainably also. So they provide you solutions like local solutions to global issues, emphasizing the importance of living in harmony with nature without compromising the ability of future generations, right? Now, बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं, मैं चैलेंजेस पे बाद में आऊंगी. देखो, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या है ना, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन जोन्स. कोर एरिया, इनर मोस्ट जोन, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती. इट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड. इसका फोकस जो है, इट इज़ ऑन मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट इन इट्स मोस्ट नेचुरल स्टेट. देन यू हैव अ ट्रांजिशन एरिया. देखो, ट्रांजिशन एरिया में आप कोई भी चीज़ होती है, एक बफर तो होता है ना. बफर जोन तो मेंटेन करोगे आप. किसी भी चीज़ की तरफ जंप करते हो तो ऐसे नहीं होता. एक बफर जोन मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे फिर आप उस पर आगे जंप करते हो. सो कोर एरिया को सराउंड करता हुआ अगला जोन होता है बफर जोन, राइट, जहां पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाती है. ह्यूमन एक्शंस आर मैनेज्ड, है ना. इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर द कोर एरिया ऑल्सो, इंश्योरिंग कि अगर बाहर की एक्टिविटीज यहाँ वालों को परेशान नहीं करे. तो एक बफर जोन होता है, राइट. देन यू हैव ट्रांजिशन एरिया, द आउटर मोस्ट जोन. Here various human activities take place. It emphasizes on finding ways to balance economic development, social development with environment conservation, right? So this serves as a place for communities to live, to work, to develop, but in a sustainable manner. ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई. Now, बायोस्फीयर रिजर्व्स की क्या इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, क्लाइमेट रेगुलेशन में they are in helping carbon dioxide, absorbing carbon dioxide from atmosphere. They act as a significant carbon sink. Biodiversity protection के अंदर भी, human livelihoods के लिए भी, more than 250 million people live in these areas. Sustainable development के लिए, eco tourism, है ना, inclusive management. They demonstrate कि किस तरीके से local communities भी engage कर सकती हैं, indigenous groups भी engage कर सकते हैं, women, youth, stakeholders in this decision making and management process. तो ये तो हो गया क्लियर. चैलेंजेस क्या है? जिस तरीके से फॉरेस्ट या स्विफ्टली बीइंग क्लियर्ड, वो थ्रेटन करते हैं द बैलेंस एंड हेल्थ ऑफ दीज रिजर्व्स. रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, है ना, excessive use of natural resources like trees, wildlife, they can harm the ecological balance. Habitat loss, right? Human actions, the expanding cities, encroaching upon the natural areas, they are threatening the survival of many plants and animal species. Invasive species का आना,
तो ये क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, इन्वेजिव स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज, वेदर पैटर्न्स जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम इवेंट्स, तो उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है विद इन दीज सिस्टम. लैंड यूज चेंजेस, altering the land for agriculture, mining, building roads, pollution, एग्रीकल्चरल रन ऑफ से कंटेमिनेशन, वाटर की क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बायोस्फीयर रिजर्व्स आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय दीज एक्टिविटीज़. तो ये हो गया चैलेंजेस. तो क्या कर सकते हो आप? व्हाट इज द सॉल्यूशन? लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करो, है कि नहीं? In Sundarban, local communities collaborate to oversee the mangrove forest, protect the region's biodiversity. Gulf of Mannar Biosphere Reserve is an example जहाँ पर local groups including women, they are being involved in conservation through self-help organizations. Young people are engaging in eco-friendly tourism initiatives. Sustainable practices को encourage करो, right? Securing your resources. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स, NGOs के साथ कोलैबोरेशन. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन कंसीडर. क्लियर है? अच्छा, ये आज आपका होमवर्क है. इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो आपको एक ऐसा ही मैप लेना है. एक पेपर आता है ना, वो 2-3 रुपये का आता है, पता नहीं कितने का है, बट वहाँ पर ये सारे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो सारे आप लोकेट करोगे. दैट इज़ योर होमवर्क. Recently, the 6th Assembly of International Solar Alliance was convened at Bharat Mandapam in New Delhi. पढ़ते हैं फिर इसके बारे में क्या डिस्कशन हुई यहाँ पर. ये मीटिंग ने हाईलाइट किया द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एनर्जी बिफोर शिफ्टिंग एंटायरली टू रिन्यूएबल सोर्सेज. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यही हम एक बफर जोन की बात करते हैं ना. यही मतलब मैं अगर एकदम से बोल दूँ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, तो एक ट्रांजिशन से पहले ये तो फोकस कर लो दैट देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन एनर्जी एक्सेस फर्स्ट एंड देन ट्रांजिशन. पहले हो फिर करो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि मैं बोल दूं कि कल से कोई भी एक कमिटमेंट दे दूँ, EVs चलेंगी, बाकी सारी कार बंद, चार्जिंग स्टेशंस हैं, लोगों के पास EVs आ गई हैं. मतलब कहने का मतलब भाव समझ रहे हो? दिस मीटिंग हाईलाइटेड दिस, देयर इज अ वेरी नीड, importance of providing access to energy before shifting entirely to the renewable sources. So access first and then transition. Second, increased funding support. This is first one, this is second, and this is third. Second क्या है? Increase in viability gap funding. The funding was raised from 10% to a range of like 10% to 35%. This increase aims to attract more investment. कहाँ पर? Especially in the African countries, ताकि एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाए. फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट में भी फंडिंग की ही बात है. 4 projects supported by the ISA were officially launched during this assembly, and these initiatives were spread across different countries. And what were these 4? Solarization of Malawi Parliament, solarization of rural health centers in Fiji, Seychelles के अंदर solarization of solar powered cold storage, schools में solarization of a school in Kiribati. So these are the 4 projects. India once again reformed, right? India is a significant supporter of solar energy, restated its dedication to make solar power the primary energy source, right? So these are the things that we need to consider, and could potentially supply 65% of world's total electricity by 2030 and decarbonize 90% of the power sector by 2050. Next you have adaptation gap report. क्या कहती है ये रिपोर्ट? कौन लाता है ये रिपोर्ट? इट इज़ फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. पहली बात, कभी भी कोई रिपोर्ट देखो तो ये तो पता होना चाहिए कि रिपोर्ट आ कहाँ से रही है, राइट?
सो इट हाईलाइट्स कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे कलेक्टिवली रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 215 बिलियन डॉलर every year to effectively undertake adaptation work in response to climate change. 2021 में only around 21 बिलियन डॉलर, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रही हूँ, सुन लो. 2021 के अंदर सिर्फ 21 बिलियन डॉलर वॉज एलोकेटेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट्स. तो ये रिपोर्ट फोकस कर रही है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट्स, टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स इन द वल्नरेबल रीजन्स इन दोज नेशंस. सो ये रिपोर्ट कहती है पहले तो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एडॉप्टेशन मेजर्स एंड द एक्चुअल मनी दैट इज बीइंग अवेलेबल. तो ये इंडिकेट कर रहा है दैट द फंडिंग नीडेड टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज that is higher and than what is currently being provided internationally. तो वो gap ज़्यादा है. Getting my point? Then gender equality in financing. It needs to be 10 to 18 times as high as the current जो भी fund flows हो रहे हैं. Next you have, देखो, only a small fraction, around 2% is considered as being responsive to gender considerations. तो gender responsive funding to address the gender related concerns, ये बहुत ज़्यादा it needs to be improved. आप ऐसा लगा लो. अच्छा, मुझे इतना पता चल गया कि फंडिंग कम मिल रही है. Now what are the ways, किस तरीके से, मुझे ये समझना है, मुझे क्रक्स पता चल गया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी कट करना है, डेवलप कंट्री से फंडिंग आ नहीं रही है, फंडिंग चाहिए है, देयर आर वेज टू ब्रिज द गैप. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए, राइट? क्या तरीके हैं भैया, सबको पता है कि फंडिंग नहीं आ रही. व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी अडॉप्टेड? प्राइवेट फाइनेंसिंग, इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे प्रोग्राम्स होते हैं कंट्रीज लाइक इंडिया, हमारे यहाँ पर इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन अचीविंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग. सो these can be taken care of. Then you have what else? Increase international finance flows के लिए there can be more other ways. Greater domestic mobilization of resources. So these are the things that needs to be considered. अब क्या concerns क्या हैं climate financing को लेके developing countries के लिए? Capacity limited है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, राइट? बहुत सी कंट्रीज हैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड दे इम्प्लीमेंट द एडप्टेशन मेजर्स, राइट? हर किसी को हर चीज सूट नहीं करेगी ना. मतलब कोई आइसलैंड नेशंस है तो उनको सी वॉल्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी, कहीं पर हीट रेसिस्टेंट क्रॉप्स के लिए एक्सपेरिमेंटिंग चलेगी, कहीं पर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किसी को वाटर रिसोर्सेज को सिक्योर करना है. सो फिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देन फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, डेवलप्ड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट देयर हैज़ बीन अ लैक ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन. सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको समझ आ गई हैं. जितना समझोगे उतना फ़ायदा होगा. अगर ऐसा, अच्छा रिवीजन करिए. एक आज मंडे है ना, मैंने आपको कहा था मंडे टू सैटरडे जो भी किया है संडे को रिवाइज किया करो. अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो बाद में बहुत पछताओगे. एक तो रिवीजन, दूसरा सेशन को ध्यान से सुनना, राइट? बाकी बातें सारी आपको समझ आ जाएंगी, लिखा हुआ है, सब समझ आ जाएगा. एक बार समझ आ गया तो पढ़ने में तो 2 मिनट लगते हैं. तो मेक श्योर दैट यू लिसन टू दीज लेक्चर्स एंड यू फॉलो द एडवाइसेस दैट आई गिव इन दीज पर्टिकुलर सेशंस फॉर यू एंड इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट ओनली. आज का सेशन यहीं के लिए. विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग,
All the best. Thank you.